यादव द्वारा दागी मंत्रियों की सूची सौंपने पर बीजेपी का पलटवार, कहा अपने गिरेबान में झांके तेजस्वी। राजधानी में लूट की बड़ी वारदात, दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन से 9 लाख की लूट के दौरान गार्ड को मारी गोली। बिहार दिवस पर छाया कोरोना का साया, 22 मार्च को नहीं होगा स्कूलों में सार्वजनिक कार्यक्रम। आईपीएल के तर्ज पर पटना में होगा बीसीएल, कपिल देव करेंगे टूर्नामेंट का आगाज, 5 टीमें लेंगी हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की करेंगे शुरुआत। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसको लेकर आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तेजस्वी यादव ने विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दागी मंत्रियों को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को दागी मंत्रियों की सूची भी सौंप दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार के 60 से अधिक फीसदी से ज्यादा मंत्री दागी हैं। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर आरजेडी के पूर्व विधायक शक्ति यादव ने भी कहा कि बीजेपी नेताओं पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी नेताओं को टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं और उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता बताते हुए कहा कि ये नेता क्या बात करेंगे। आप देख सकते हैं, ये एक जाना माना अखबार ने भी इसको छापने का काम किया है, तो बिना तथ्यों के हम लोग नहीं बोलते। बाकी राम सूरत राय जी के बारे में अगर बात की जाए तो हम मंत्री जी को ये भी बताना चाहेंगे, अध्यक्ष महोदय को ये भी दिखाएंगे कि भाई ये स्कूल कैंपस है उनका, जिसमें राम सूरत राय जी जो है वो जो है संस्थापक हैं, साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ है। ये स्कूल के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, आप देखिएगा कि एक पारू के जो विधायक हैं उन्होंने बोला कि इधर मंत्री की पार्टी के विधायक ने भी कहा कि स्कूल तो उनका ही है। अपनों के निशाने पर भी मंत्री कई बार मंत्री के साथ उस स्कूल में जा चुके हैं अशोक। तो हम बिना तथ्यों के हमने कोई चीज़ जो है हमने नहीं बोली है। एक बगल में ही एक ज़मीन जो है बाईपास पे पकड़ी गई, उसमें थाना खोल लिया गया। अब सवाल है कि नवंबर से जब मंत्री का जब कैंपस जब खुला है तो वहाँ अब तक जो है थाना क्यों नहीं खुला? ताड़ीपार देश का गृह मंत्री सबसे बड़ा अपराधी, देश का प्रधानमंत्री जिस पर कई गोधरा हत्याकांड के बड़े आरोप लगे, उनसे बड़ा कौन है जी? इन सब लोगों पर तो आरोप लगे हैं। आरोप लग जाना मात्र ही क्या है, अपराध है क्या? लेकिन ये सारे आरोपी लोग हैं लोग, इनके यहाँ तो उसका एक लंबे आरोपी की फहरिस्त से घिरे हुए एक समूह है, एक टुकड़े टुकड़े गैंग है इसके अंदर, भाषाई आतंकी गैंग है ना, ये सारे गैंग हैं, उन्माद भाषाई धार्मिक उन्मादी गैंग, ये सब गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग का एक समूह है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपराधी चरित्र के लोग ज्यादा। तो वहीं तेजस्वी के द्वारा स्पीकर को नीतीश मंत्रिमंडल के दागियों की सूची सौंपने के बाद अब सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने इस रिपोर्ट पर सफाई देते हुए बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेजस्वी और राजद पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी पहले अपने गिरेबान में झांके, सबसे अधिक बड़े अपराध करने वाले नेता राजद में ही हैं। तेजस्वी यादव दूसरों पर आरोप लगा करके अपना दाग साफ नहीं कर सकते। आरजेडी वही पार्टी है जो शहाबुद्दीन, राजबल्लभ और दूसरे तमाम लोगों को संरक्षण देती रही है और ये वही पार्टी है जब इनको सत्ता में मौका लगा था तो एक अपराधी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन को बनाने का काम किया था। और अब खबर राजधानी पटना की, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। बता दें कि एटीएम कैश वैन से 9 लाख की लूट की गई। वहीं लूट के दौरान गार्ड को भी गोली मारकर घायल कर दिया गया। पटना के रिहायशी इलाके पाटलिपुत्र के अल्पना मार्केट के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि एटीएम में कैश डालने जा रहे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड को पहले गोली मारी गई,
फिर इस लूट की घटना को बाइक सवार अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया। गोली लगने से गनमैन लाल सिंह घायल हो गया और फिलहाल उसका इलाज रूबन अस्पताल में जारी है। जैसे गाड़ी रुकी वैसे ही उन्होंने अपना पिस्टल गिरा दिया, बैग मांगने लगा, बैग नहीं देने के कारण उनको गोली मार दी। कितनी गोलियां मारा? एक गोली का आवाज़ हम लोग को सुनने में आया है। गोली मार के वो बैग लिया और उसका बंदूक भी लेकर एकदम सरेआम रोड आपने जाते क्या ऐसे बैंक ATM इसको तो दिखाना पड़ता है। हाँ कुछ पैसे जमा करने बैंक में आए थे लोग करने, पर हमले की सूचना है और कुछ पैसे छीने गए हैं, पैसे छीन कर भागे हैं। हम लोग सीधी वगैरह देख रहे हैं उसी दौरान। कितने की संख्या में थे सर लोग? अभी तक जो पता चला है कि 3 अपराध। और गया में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन से 115 कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार वाहन जांच अभियान के दौरान जीटी रोड पर झारखंड की ओर से आने वाली सभी वाहनों की जांच की जा रही थी। तभी यहां जांच के दौरान झारखंड की ओर से आ रही एक पिकअप वैन से 115 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया गया। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय गया के आदेश पर होली को देखते हुए सघन जांच कर रहे हैं समेकित जांच चौकी डोभी गया में। और इसी जांच के क्रम में रात्रि में हम लोगों को एक बंद गाड़ी जो कि सील किया हुआ था, डबल सील था पीछे, उस पर शक हुआ। उसके ड्राइवर को सील तोड़ने के लिए बोले तो वो संकोच कर रहा था। संदेह होने पर हम लोगों ने सील तोड़ा और सील तोड़ने के बाद जब देखा तो गाड़ी में लगभग 115 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई। वहीं अब हाई कोर्ट की सख्ती बरतने के बाद शराबबंदी कानून का पूरे राज्यों में अब सख्ती से पालन होने लगा है। बता दें कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस अब सख्त हो चुकी है। जगह जगह शराब के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही अब तेज हो चुकी है और इसी क्रम में मुजफ्फरपुर शहर में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ जिला पुलिस से लगातार आज दोपहर को भी अब बता दें आपको कि नगर डीएसपी राम नरेश पासवान के नेतृत्व में नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश सिकंदरपुर, ओपी प्रभारी हरेंद्र तिवारी और काजी मोहम्मदपुर थाना के सुजाउद्दीन के दल बल के साथ ही नगर थाना और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर शराब कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने कई ताड़ी भट्टी को भी नष्ट किया। अभी सूचना मिलती है गुप्त रूप से अवैध कारोबार के संबंध में, उनके विरुद्ध पुलिस की लगातार छापामारी चल रही है और जो इस धंधे में संलिप्त हैं उनको चेतावनी दी जाती है कि वो छोड़ करके दूसरे धंधे को अपनाएं, अन्यथा उनको लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। ये हमने बता दिया ना कि वो अपने इस धंधे को छोड़ें और मुख्य धारा से जुड़ करके जो भी कार्रवाई करनी हो अपने समाज में वो उसको करें, अच्छे से रहें, काम करें। सहरसा में कार्यपालक सहायक संघ के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी रहा, जहां कर्मचारियों ने सरकार के तुगलकी फरमान को वापस लेने सहित 14वीं कमेटी के निर्णय को लागू करने का भी मांग किया। आपको बता दें कि सहरसा में नियोजित कार्यपालक सहायक संघ 15 मार्च से ही अपने कई मांगों को लेकर स्टेडियम के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। जब कभी भी कोई भी योजना परियोजना समाप्त होती है तो उनको जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा एक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा को लेने के बाद उसका वो जो है बेल्ट्रॉन की सूची में सबसे निचले पायदान पर आ जाएगा और उसके बाद पुनः वहाँ से उनका जो है नियोजन किया जाएगा सरकार के यहाँ, यानी कि सरकार गवर्नमेंट बॉडी को उठा करके बेल्ट्रॉन जो कि आउटसोर्सिंग एजेंसी है वहाँ पर डालना चाहती है। हम लोग इसी का मेनली विरोध कर रहे हैं। हम लोग जैसे जैसे हड़ताल की अवधि बढ़ती जा रही है, हम लोगों की हड़ताल में हमारे नवनियुक्त साथियों और पुराने साथियों भी उनके मन में आ रहा है। और समस्तीपुर में न्याय नहीं मिलने से दुखी पीड़ित ने अनुमंडल कार्यालय के समक्ष अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने पीड़ित की जान बचाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें कि रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय में रोसड़ा थाना क्षेत्र के एरौत गांव निवासी जटा शंकर सिंह ने पहले भी जिलाधिकारी को जमीन खाली करवाने को लेकर एक आवेदन दिया था, लेकिन डीएम की ओर से कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के बाद वो काफी दुखी हो गया और उसने आज आत्मदाह का प्रयास किया।
8 महीना से दौड़ रहे हैं सीओ साहब के ऑफिस में। हाँ। और मेरा पैर थक चुका है। और मेरी पान दुकान को जबरदस्ती ये लोग पैसा लेकर के खाली करवा दिए। कौन पैसा लिया आप? सीओ साहब, सीआई साहब और कर्मचारी साहब पैसा लेकर के मेरे दुकान को खाली करवा दिया। यहाँ वो इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर जो है वो परिवाद किए हुए था। अंचल अधिकारी द्वारा उसको नोटिस भी किया गया है। इन्होंने आत्मदाह के लिए जो है प्रयास किया था, इसको मजिस्ट्रेट और थाना जो है उसको अपने कब्जे में लेकर के कार्रवाई के लिए ले गया है। दरभंगा में 10 छात्र छात्राओं को करंट लग गया, जहां जिससे एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करंट लगने से 9 छात्रों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि सूचना मिलते ही दल बल के साथ डीडीओ और अंचलाधिकारी ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बता दें कि दरभंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय जाली थाना में ये घटना घटी। तो दरभंगा में करंट लगने से बता दें कि 10 छात्र छात्राओं को करंट लगा, जिसमें से एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। और इस घटना में पुलिस घटना की जांच कर रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाकी छात्राओं की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। और अब खबर बेतिया से, जहां बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में स्थित सीमावर्ती बलथर थाने में तैनात एक महिला सिपाही ने थाना बैरक में ही फांसी लगाकर जान दे दी। बता दें कि महिला सिपाही का नाम मधु कुमारी बताया जा रहा है, जो गया जिले के चंद्रौती थाना क्षेत्र की चौराही गांव की निवासी थी। तो 12 दिन पहले ही लौरिया थाना से तबादला होकर सिपाही मधु बलथर थाना आई थी और मई महीने में उसकी शादी भी होने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा बलथर थाना पहुंचे, जहां पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एक महिला कांस्टेबल के द्वारा सुसाइड कर लिया गया, तो उनके परिजनों को अभी सूचना दे दी गई है और जो आगे का प्रोसेस है वो भी किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, साथ ही साथ एफएसएल की टीम को भी बुलाई जा रही है और उसके आधार पर आगे जो तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय बेगूसराय के अंतर्गत 25 शाखाओं के प्रबंधकों की समीक्षा बैठक में जरूरतमंद लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा ऋण वितरण पर जोर दिया गया। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में आए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर SRF जावेद ने की तथा क्षेत्रीय अधिकारी RN द्विवेदी ने भी जायजा लिया। लाभ जो सरकार की योजना है, जैसे अभी PM स्वनिधि है, उसमें जो भी छोटे ठेले वाले जो लोग हमारे भाई बंधु में जो ठेला के रूप में और अभी फेरी करते हैं, उन लोगों के लिए जो 10,000 रुपये का जो भी प्रधानमंत्री भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत हम लोग दे रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 243 हॉकर्स को अपने बैंक शाखाओं से, विभिन्न शाखाओं से जोड़ा है और उन लोगों को ये 10,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है। बक्सर के डुमराव अनुमंडल के कठार पंचायत बड़का दियामान गांव में जल जीवन हरियाली के अंतर्गत होने वाली तालाबों के जीर्णोद्धार का नारा फेल होते नजर आ रहा है। तालाब की दशा ऐसी है कि इसके नजदीक जाने में सोचना पड़ता है। तालाब में इतनी गंदगी है कि जिसके चलते ग्रामीणों में आए दिन गंभीर बीमारियों का डर बना रहता है। तो वहीं बक्सर शहर को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले वीर कुंवर सिंह सेतु पर वाहनों द्वारा अवैध ढुलाई की जा रही है। भारी वाहनों की प्रवेश वर्जित होने के बाद भी ये कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, जहां प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। बताते चले कि इस सेतु पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोकने के लिए बैरियर भी लगाए गए हैं, लेकिन वाहन चालक दिन में ही अपनी जान पर खेलकर इस अवैध रूप से इसे पार करते हैं और प्रशासन के द्वारा तैनात सिपाही बस इसे मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। तो रोहतास जिले के कोचस नगर पंचायत में पार्किंग जोन के लिए जमीन खाली कराने को लेकर प्रशासन के द्वारा आरा मोहनिया रोड और सासाराम चौसा रोड के किनारे लगे ठेले और फुटपाथ के दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया और इस दौरान फुटपाथ दुकानदारों को प्रशासन का विरोध भी झेलना पड़ा। कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार के निर्देश पर JCB से
कई दुकानों को तोड़ भी दिया गया। वहीं स्थानीय नेता खेदन प्रसाद ने कोचस नगर पंचायत के ईओ मनोज कुमार पर दौरंगी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईओ के द्वारा सिर्फ गरीब दुकानदारों को ही परेशान किया जाता है। इसके साथ ही फुटपाथ दुकानदारों को कई जगह ऐसे बगैर ही उन्हें कोई नोटिस दिए बगैर ही उन्हें हटा दिया जाता है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा फेसबुक ढंग से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो मजबूत लोग हैं उनका अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। मात्र जो रोजी चलाते हैं ठेला गुमटी पर, उनको उजाड़ करके इसकी खाना पूर्ति की जा रही है। तो राजधानी पटना में नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित वार्ड नंबर 62 के महिला पार्षद तारा देवी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां नगर निगम की टीम पूरे क्षेत्र में घूम कर साफ सफाई कर लोगों को जागरूक कर रही थी। वहीं पार्षद तारा देवी का कहना है कि पटना शहर को साफ सुथरा बनाना है, जिसमें लोगों को सफाई के प्रति स्वच्छता अभियान के तहत जागरूक भी किया गया। अभिमान के यही फैलाए हैं कि पटना के सुंदर बनाना है बहुत, और यही सबसे सहयोग करते हैं वार्ड संख्या 62 से और पटना वासियों से। पटना बहुत सुंदर है और रोड पर कचरा नहीं फेंकले, गीला कचरा बाहर, गीला कचरा और सूखा काजर सब अपना अपना डस्टबिन में रखें। और पटना में सिटीजन्स फोरम के तत्वाधान में सरकार द्वारा प्रमुख स्थानों, सरकारी कार्यालयों पर जुलूस प्रदर्शन पर पाबंदी और सोशल मीडिया पर आलोचना की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए जाने के खिलाफ साइंस कॉलेज से नागरिक मार्च निकाला गया। ये जुलूस कारगिल चौक पर आकर एक आम सभा में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि भारत के संविधान ने देश के नागरिकों सभा और संगठन करने, जुलूस एवं प्रदर्शन करने तथा बोलने की आजादी दी है। आम जनता के विभिन्न तबकों के हितों में कई जन पक्षधर कानून बनाए गए हैं। क्या धरना प्रदर्शन जुलूस नहीं कर सकते हैं? हक अधिकार के, मौलिक अधिकार के, संवैधानिक अधिकार के खिलाफ हम लोगों के साथ बर्ताव होता है, चाहे वो सरकार हो चाहे प्रशासन का कोई भी हो। हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज साइंस कॉलेज से चल के इधर तक आए हैं। ये जो लोग गद्दी पर बैठे हैं ये जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं और सब लोग सड़कों पर रहते थे, जाते थे, असेंबली तक चले जाते थे लोग, प्रदर्शन निकाल करके, जुलूस निकाल करके। आज पूरा इलाका प्रतिबंधित है। आप जुलूस नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र को नई रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए मांग तेज होने लगी है। नई रेलवे लाइन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के इमामगंज, डुमरिया और बांके बाजार प्रखंड के नागरिकों ने शामिल होकर रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए सरकार से मांग की। तो बिहार के स्थापना दिवस पर 22 मार्च को इस बार राज्य के किसी भी स्कूल में बिहार दिवस समारोह का आयोजन नहीं होगा। कोरोना संकट से बचाव को देखते हुए ऐसा एहतियातन किया जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन मोड में यह समारोह राज्य सरकार आयोजित करने जा रही है। ज्ञान भवन में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी 200 लोगों की सहभागिता के साथ समारोह की शुरुआत करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और सभी 38 जिलों के जिला समाहरणालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा वेबकास्टिंग से कनेक्ट होंगे। तो बक्सर के गाजीपुर पंचायत के मुखिया अख्तर अली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और उन्हें पद से हटा दिया गया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जब उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की तो हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के फैसले पर रोक लगा दी तथा अख्तर अली को पुनः मुखिया पद सौंपने का आदेश जारी कर दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद अख्तर अली ने बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले गाजीपुर ग्राम पंचायत के सम्मानित जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोगों ने इस न्यायालय की लड़ाई में मेरा भरपूर समर्थन किया, दिल और जान से मेरा साथ दिया, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर डटे रहे और आज एक बार फिर सच्चाई जीत गई और झूठ
हार गया। अख्तर अली जी, सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो विकास के कार्य अभी तक रुके हुए थे, क्या उनमें गति आएगी? जी बिल्कुल। मैं जब निर्वाचित होकर मुखिया बना था तो गाजीपुर ग्राम पंचायत में काफ़ी विकास की गंगा बह रही थी और उसी विकास की गंगा को रोकने के लिए विपक्षियों ने यह कदम उठाया कि अगर इसी तरह से विकास होते रहेंगे तो अख्तर अली को भविष्य में हराना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए उन लोगों ने, मैंने जितने भी सारी योजनाएं गाजीपुर ग्राम पंचायत में चलाई, सभी योजनाओं पे बखूबी उन लोगों ने कंप्लेन करके मुझे न्यायालय तक पहुंचाया और फिर मैंने न्यायालय में जाकर उन लोगों को विपक्ष में खड़ा होकर मैंने इस केस को जीता और फिर से मैं अपने ग्राम पंचायत गाजीपुर में वही विकास की गंगा एक बार जनता को दिखाऊंगा बहाकर। अभी देखा जाए तो अभी पंचायत चुनाव की तिथियां बहुत जल्द ही घोषित होने वाली हैं, तो इस चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों के बारे में कुछ बताएं। मेरी तैयारी काफ़ी बढ़िया है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं फिर वापस आऊंगा और मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। जिस तरह से मुझे पूर्ण विश्वास था वैसे ही माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला दिया है। तो मेरे साथ जनता का काफ़ी प्यार है, काफ़ी स्नेह है, काफ़ी मेरे साथ लगाव है और मैं हर समय जनता के बीच में जाकर जनता की दुख दर्द बांटता रहता हूँ, दुख सुख में शामिल होता हूँ। इसलिए जनता मेरे प्रति काफ़ी लगाव है जनता का और मेरा प्यार जनता के साथ है और जनता का भी प्यार मेरे साथ। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किन्नरों की। एक जमीन एक समाज में होने के बावजूद किन्नरों को कोई कभी भी वो अधिकार नहीं मिले जिस अधिकार के लिए वो तरसते आ रहे हैं, जिनमें से एक है ब्लड डोनेट करने का अधिकार, जिसको लेकर किन्नर समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है। भारत में किन्नरों का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है, लेकिन अफसोस इन्हें आज भी बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया। ये कल भी उपेक्षित थे और आज भी। विडंबना देखिए, एक तरफ सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की जाती है तो वहीं दूसरी ओर उनके साथ भेदभाव करते हुए उनसे ब्लड डोनेट करने का अधिकार छीन लिया जाता है। ट्रांसजेंडर और गे मैन या सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ पीपल कम होकर के आएंगे कि वो ब्लड डोनेट करें, तो हाउ कैन दे डू? जब आपके यहाँ जो कानून है ब्लड डोनेशन के उसमें प्रोविडेट करता है, तो हमारी एक साथी ने सुप्रीम कोर्ट में इसका प्रतिवेदन दिया है। रक्त का रंग आपका भी लाल है और हमारा भी, लेकिन संवेदनहीन समाज और सिस्टम ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना में अब आपको आईपीएल के तर्ज पर ही चौके छक्के की बरसात देखने को मिलने वाली है। जी हां, आईपीएल की तरह ही पटना में भी बीसीएल यानी बिहार क्रिकेट लीग होने वाला है, जो आईपीएल के फॉर्मेट पर ही होगा। क्रिकेट का ये मेला 20 से 26 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें बिहार क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। और इस टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा होगा और इस टूर्नामेंट का आगाज विश्व विजेता टीम के कप्तान रहे कपिल देव के द्वारा किया जाएगा। आईपीएल के तर्ज पर बिहार में पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और जितने भी लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं या बाहर में रहते हैं, जिनका बिहार से काफ़ी लगाव है, आज हम लोग दिल्ली, बम्बई कई जगहों पे मैचों का आयोजन होता है, तो हम मैच देखने जाते हैं, जबकि उनसे अच्छे अच्छे होनहार हमारे बिहार में भी खेलने वाले हैं। मैं अमित पांडे हूँ, अंगिका एवेंजर्स फ्रेंचाइजी का ओनर हूँ और मेरे साथ को ओनर भारत ग्रुप है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।